नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, जन्म और मृत्यु मृत्यु प्रकृति का नियम है और इसी को जीवन चक्र कहा जाता है। प्रकृति एक तरफ जिंदगी देती रहती है और दूसरी तरफ जिंदगी लेती रहती है। जब जिंदगी देती है तो हमें खुशी होती है और जब जिंदगी लेती है तो हमें दुख होता है। मनुष्य कहाँ से आता है और कहाँ जाता है कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत से दार्शनिकों ने, विचारकों ने बहुत सारे तथ्य रखे हैं, लेकिन कोई भी तथ्य हमें फिलहाल संतुष्ट नहीं करता। अगर किसी का तथ्य संतुष्ट करता है तो वह है तथागत बुद्ध का, कि न तो जन्म के पहले हमारा अस्तित्व था और न मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व रहेगा, बल्कि एक मनुष्य अनंत से आता है और थोड़े समय तक जीवित रहता है, दिनचर्या चलाता है, जिंदगी जीता है और उसके बाद उसी अनंत में फिर से लौट जाता है। तो जो प्रकृति का नियम है उसे तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन अगर हमारी कल्याणकारी सरकार ही मौत के लिए जिम्मेदार हो तो उसे क्या कहा जा सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति की कोई हत्या कर देता है तो भारत के संविधान के अनुसार, इंडियन पेनल कोड के अनुसार उसे दंडित किया जाता है। धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है, उसे फांसी दी जाती है, आजीवन कारावास दिया जाता है। लेकिन अगर कोई कल्याणकारी सरकार, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे राज्य में हो, अगर वो हत्याएं करती है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है और उसके लिए हमारे संविधान में क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है और क्या व्यवस्था होनी चाहिए, आज हमें इस पर विचार करना है। तो साथियों, मैंने पहले ही कहा कि जीवन और मृत्यु एक प्रकृति का नियम है और उस नियम के तहत सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक, लाखों सालों तक चलता रहेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता है और उसे कोई न तो रोक सकता है और न जन्म और मृत्यु के फेरे में मनुष्य की कोई भूमिका हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम तथागत बुद्ध और गांधी के देश में पैदा हुए हैं तो हमें अहिंसा से बचना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए और यथासंभव न सिर्फ मनुष्य मात्र की बल्कि जीव मात्र की हत्या से, एक छोटी सी चींटी की भी हत्या से बचना चाहिए। ये सब बातें जैन धर्म में बहुत अच्छे ढंग से समझाई गई है। तथागत बुद्ध ने भी अहिंसा के सिद्धांत में, पंचशील के सिद्धांत में यही बातें कही हैं। लेकिन हम लोग से मतलब कि हमारी आज की व्यवस्था से है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज हम लेखा जोखा पेश करने जा रहे हैं कि 2014 से लेकर के और 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी की गलत नीतियों की वजह से, प्रधानमंत्री मोदी की कुत्सित नीतियों की वजह से और प्रधानमंत्री मोदी की अदूरदर्शी और पागलपन की नीतियों की वजह से जो मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है। अगर किसी हत्या पर 302 के तहत मुकदमा चला करके उस हत्यारे को फांसी की सजा दी जाती है, तो अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हत्याएं करता है या करवाता है, हत्याओं के लिए जिम्मेदार होता है, तो उसकी सजा क्या निर्धारित होनी चाहिए लोकतंत्र में, आज हम इसी पर विचार करेंगे। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे विचार, हमारी वाणी दूर दूर तक पहुंचे। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ताकत मिलेगी, हमें बहुत ऊर्जा मिलेगी। साथियों,
मैंने पहले ही कहा कि जन्म और मृत्यु को रोका नहीं जा सकता है। यह जन्म मृत्यु का एक चक्र है, अनवरत है और हमेशा शाश्वत है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, और जो व्यक्ति जन्म नहीं लिया होता है, भ्रूण होता है, उसे भी यह भी नहीं पता होता है कि उसे जन्म लेना है, उसे भवसागर में आना है और भवसागर कैसे पार करना है, कुछ भी नहीं पता होता। जन्म होने के बाद उसके संस्कार, उसकी परवरिश और उसके रहन सहन से उसका भविष्य निर्धारित होता है और उसी के आधार पर उसकी जिंदगी सुनिश्चित होती है। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री की गलत नीतियों की वजह से मौतें हों, हत्याएं हों, तो यह एक प्रजातांत्रिक देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी मौतें हमारे देश में हुई हैं जिसके लिए आज के प्रधानमंत्री और पहले के 3 बार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार माने जा सकते हैं, और जिम्मेदार हैं भी, इसे सारा देश जानता है। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 2002 के दंगे की, जो गुजरात में भड़की थी या भड़काई गई थी, या बदला लेने के हिसाब से मुसलमानों की बड़े पैमाने पर हत्या की गई थी। उस नीयत से जो दंगे हुए थे और उसमें किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री आज के और उस समय के मुख्यमंत्री के हाथ सने हुए थे, और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने बहुत ही क्षोभ व्यक्त करते हुए, बहुत ही आक्रोश में और बहुत ही संयमित ढंग से उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को त्यागपत्र दे देना चाहिए, पद को छोड़ देना चाहिए। लेकिन उनकी नहीं चली और पूरी पार्टी नरेंद्र मोदी की बचाव में आ गई, क्योंकि यह पार्टी शुरू से ही सांप्रदायिक मानी जाती है, मुसलमानों के खिलाफ मानी जाती है। तो पार्टी में अगर कोई एक विवेकशील व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर जो पहुंचा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी, अगर वो मांग करते हैं कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और इन्हें राजधर्म निभाना चाहिए। राजधर्म का क्या मतलब होता है कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। अगर 2 समुदायों के बीच या 2 जातियों के बीच या विभिन्न समुदायों के बीच उसे सामंजस्य बैठाना होता है, उसकी रक्षा करनी होती है, उसकी हिफाजत करनी होती है। प्रधानमंत्री मोदी का सीधा सा कहना था कि मुसलमानों की रक्षा की जानी चाहिए थी, क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उतने ही बड़े नागरिक हैं जितने बड़े हम हैं। उनके वोट का भी वही महत्व है जो हमारे वोट का है। धर्म के आधार पर विभाजन और धर्म के आधार पर कत्लेआम करना, अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो उसे सरकार नहीं, एक आपराधिक गिरोह माना जा सकता है। और आरएसएस लगभग 100 साल से बना आरएसएस आज तक कितने दंगे, कितनी हत्याएं और कितनी आतंकवादी घटनाएं प्रायोजित किया है, यह किसी से छुपा नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल गृह मंत्री थे। सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया था और उसकी गतिविधियों पर रोक लगा दिया था, क्योंकि यह देश को तोड़ने वाली, सांप्रदायिक गतिविधियां बढ़ाने वाली, आतंक बढ़ाने वाली संस्था थी। लेकिन उससे किसी ने सबक नहीं लिया और आरएसएस पर भरोसा किया, आरएसएस पर विश्वास किया, और वही आरएसएस आगे चल करके बहुत ही खतरनाक साबित हुआ और अंग्रेजों से माफी तक मांगा और अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की जासूसी किया। बहरहाल आज हमारा ये विषय नहीं है, इस विषय पर कभी और। आज हम ये आकलन करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में कितनी मौतें प्रायोजित की गई हैं, या कितनी मौतें गलत नीतियों की वजह से हुई है। तो मैंने गुजरात की शुरुआत किया था। गुजरात में 2000 से अधिक मुसलमान
2002 में मारे गए थे गुजरात के दंगे में। और वो दंगा कैसे भड़का था, किसने भड़काया था, मुसलमानों को किसने मारा था, किसी से नहीं छुपा है। लेकिन कानून ऐसा, और कानून को अपने बस में करने के लिए कोर्ट पर दबाव कैसी, और मतलब कि पूरा मैनेजमेंट गलत कार्यों के लिए जो नरेंद्र मोदी के पास है और जो अमित शाह के हाथ में आज ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, वह मैनेजमेंट, उसी मैनेजमेंट के आधार पर सबको मैनेज कर दिया और उनके ऊपर कोई धारा नहीं लग सकी और वो एक अपराधी नहीं साबित किए जा सके कोर्ट में। इसी तरह से सीबीआई जज लोया की हत्या की गई। हत्या किसने किया, क्यों किया, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन कोर्ट को नहीं पता है कि हत्या किसने किया और क्यों किया, और उसे दंडित किया जाए या नहीं दंडित किया जाए। मतलब आज के समय में अगर यह कहा जाए कि कोर्ट को भी मैनेज कर लिया है गुजरात के 2 शेरों ने, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जज लोया हत्याकांड के बाद बहुत उसका कई संदेश थे। एक संदेश तो यह था कि तुम भले ही जज हो, लेकिन तुम्हारी भी हत्या की जाएगी अगर हमारे खिलाफ निर्णय दोगे तो। एक जज की हत्या करके बाकी जजों के लिए रास्ता खोल दिया कि तुम्हारा भी यही परिणाम होगा अगर हमारे खिलाफ फैसला दिए तो। हो सकता है यही नीतियां इन्हें सुप्रीम कोर्ट में काम आई हों और इसकी वजह से मंदिर का फैसला एक तरफा हो गया और लोकतंत्र शर्मसार हुआ। आज लोकतंत्र शर्मसार ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र घायल हो चुका है। जिस तरह से सांप्रदायिक गतिविधियां चल रही हैं, मौतों का सिलसिला चल रहा है और सरकारी मौतें आयोजित की जा रही हैं। कोरोना काल में क्या हुआ आप सब ने देखा, लाखों मौतें हुई। स्वास्थ्य से जुड़े कोई भी अस्पताल, कोई भी स्वास्थ्य प्रबंधन काम नहीं आया और मौतें होती रही। पूरा देश श्मशान बन गया। सड़कों पर लाशें जल रही हैं, सड़कों के किनारे, बागों में, बगानों में, श्मशान में, नदियों के किनारे, हर जगह लाशों का अंबार लग गया था। एक समय ऐसा भी आया था। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बयान उस समय दे रहे थे और जो बयान इस समय दे रहे हैं, उनका यही कहना है कि ऑक्सीजन की वजह से, अस्पताल की वजह से, बेड की वजह से कोई मौतें नहीं हुई। इतना बड़ा झूठ इस देश में बोला जाता है जिसे कि आम जनता खुद भुक्तभोगी होती है और वो जनता समझ रही है कि ये सरासर झूठ है। अगर यह कहा जा रहा कि ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई हैं, तो किस चीज से मौतें हुई? लोगों को शौक लगी थी कि गंगा में डूब करके मौत कर ले और उनकी लाशें उतराती रहे, उनकी लाशों को कुत्ते नोचते रहे, गिद्ध नोचते रहे। हमारा देश कहां से कहां जा रहा है। क्या उम्मीद की गई थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आ सके। मौत के दिन जरूर आ गए, और वो भी मौत कुछ 100 में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में। कोरोना के समय जब कोरोना की पहली लहर आ रही थी और महामारी ये बीभत्स रूप पूरी दुनिया को दिखा चुकी थी, भारत में भी प्रवेश की थी, तो इसकी वजह भी सरकार ही थी, जो कि विदेश से हो रहे आवागमन पर उसने रोक नहीं लगाई। अगर समय रहते रोक लगा दी जाती तो बाहर के कोरोना पीड़ित भारत में नहीं आते और भारत में महामारी का इतना तांडव नहीं मचता। लेकिन उस समय सरकार क्या कर रही थी? कोरोना का स्वागत कर रही थी, महामारी का स्वागत कर रही थी। ताली थाली बजवाई जा रही थी कोरोना के स्वागत में, दिए जलवाए जा रहे थे, घरों की लाइट बंद करके मोमबत्तियां जलवाई जा रही थी, दिवाली मनाई जा रही थी। और ये सब दिवाली मनाने के लिए, ताली थाली बजाने के लिए कोई और नहीं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश था, और उनके आदेश पर अंधभक्तों ने तो यह सब कुकर्म किया ही, कोरोना का स्वागत किया ही, लाखों मौतों के लिए माहौल बनाया ही। देश के अन्य लोग भी जो गुमराह हैं, जो वैचारिक रूप से अपना हित अनहित नहीं समझ पाते हैं, उन्होंने भी तालियां बजाई, थालियां बजाई, दिए जलाए। तो अगर महामारी के लिए का स्वागत किया जाता है जिस देश में, उस देश में महामारी कितना तबाही मचाएगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना के लिए, कोरोना से संबंधित मौतों की संख्या, आंकड़े अभी 5 लाख बताए जा रहे हैं। 4 लाख पूरे हुए, 5 लाख लगभग चल रहे हैं। हो सकता है कि 150 कम ज्यादा हों, लेकिन 5 लाख आंकड़े हो गए हैं। वैसे अब कोरोना की पूर्णाहुति हो चुकी है और उसके बुरे दिन आ चुके हैं। उसके अच्छे दिन कभी थे जब इतनी मौतें हुई थी, लेकिन अब कोरोना पूरी दुनिया से, भारत से ही नहीं पूरी दुनिया से विदा हो रहा है, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है। तो कोरोना काल में मौतों से संबंधित जो आंकड़े छिपाए गए हैं, ये जो 5 लाख बताया जा रहा है, इससे का करीब 10 गुना ज्यादा सड़कों पर दिखाई दिया, श्मशान घाटों पर दिखाई दिया, और पूरे देश भर में जलती हुई लाखों से को देखा गया, आंखों देखा गया है, और उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। और भारत के अखबार तो नहीं छाप सके, भारत के मीडिया के गोदी मीडिया तो नहीं दिखा सका, लेकिन दुनिया के देशों में दिखाया गया और छापा गया है कि भारत में 50 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसी तरह से गलत नीतियों के कारण महामारी को तो मान लिया कि महामारी है, उसकी वजह से हुई, और उसका प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाए, इलाज नहीं कर पहुंचा पाए, इसकी वजह से मौतें हुई हैं। लेकिन नोटबंदी तो मोदी द्वारा प्रायोजित थी, और वो नोटबंदी भी किसी अर्थशास्त्री या सलाहकार, इसके जानकार, उनसे सलाह लिए बिना रातों रात नोटबंदी लागू कर दी गई। और उस नोटबंदी से कहा गया था कि काला धन वापस आएगा और सबके खातों में 15-15 लाख रुपए भेजा जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन न तो आतंकवाद खत्म हुआ, न काला धन आया, बल्कि उल्टे 200 से ज्यादा मौतें लाइनों में लगी, पंक्तियों में लगी, जब लोग खड़े होकर के अपने पैसे निकालने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे थे। 200 से ज्यादा मौतें हुई थी उस समय। और इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? जिसने नोटबंदी को लाया है, जो नोटबंदी करना चाहता था, जिसने सब जवाब दिखाया कि 15 लाख देंगे, उसी 15 लाख के लिए लोग नोटबंदी का समर्थन भी करने लगे। और समर्थन करने के बाद जब लाइनों में लगे तो मौतें हो गई। तो इस तरह से ये प्रायोजित हत्याएं हैं, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है, और भारत सरकार जिम्मेदार है। किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें नुकसान होता है, घाटा होता है, कर्ज नहीं अदा कर पाते हैं, खेती नहीं चल पाती है, खेती नहीं हो पाती है, जो कर्ज लिए रहते हैं बैंक वाले परेशान करते हैं, इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने के बाद कम से कम कर्ज तो नहीं देना पड़ता है। और इसके आंकड़े बहुत बढ़ चढ़ करके आ रहे थे। हर रोज कम से कम 4 या 5 किसान आत्महत्या करते थे, और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन खबरें दबा दी जाती हैं। गोदी मीडिया, न तो प्रिंट मीडिया में कोई खबर आती है कि किसान ने आत्महत्या की, और न गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी में कोई खबर आती है। पहले ये खबरें आम होती थी, कांग्रेस के शासन में भी ये खबरें आम होती थी, इन खबरों पर रोक नहीं लगाया जाता था। लेकिन अब जो खबरें नकारात्मक होती हैं, जिससे सरकार की धारणा और सरकार पर सवाल उठते हैं, ऐसी खबरों को, नकारात्मक खबरों को रोक दिया जाता है। सिर्फ प्रचार और सकारात्मक
खबरों पर ही का प्रचार किया जाता है और बढ़ चढ़ करके प्रचार किया जाता है। गोदी मीडिया इसे नहीं दिखाता है कि आज कितने किसानों ने आत्महत्या की, आज कितने बेरोजगारों ने आत्महत्या की, आज दहेज से कितनी महिलाओं को मारा गया है, और दहेज के साथ साथ अन्य अपराध महिलाओं के कितने बढ़ रहे हैं, कितने दलितों की हत्याएं हो रही हैं, कितने दलितों की बहु बेटियों से बलात्कार किया जा रहा है। यह चीज गोदी मीडिया नहीं दिखाई देता है गोदी मीडिया में। और होती है ये घटनाएं, रोज होती हैं, हर रोज होती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर किसी खबर को पकड़ लेता है और उसे खूब वायरल कर देता है तो उसी को गोदी मीडिया दिखाती है। बाकी नकारात्मक खबरों को, मौत से संबंधित खबरों को, जिससे कि प्रधानमंत्री की छवि खराब होती है, ऐसी खबरों को गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता है। किसान आंदोलन 1 साल चला, कितने मरे? 750। अंत में क्या हुआ? तीनों काले कानून वापस। अगर यही तीनों काले कानून शुरू में वापस ले लिए गए होते तो 750 मौतें क्यों होती? नहीं होती। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कृषि कानून बनाने वाला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसान आंदोलन करने के लिए किसानों को उकसाने वाला। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री मोदी हैं, 750 मौतों के लिए जिम्मेदार। अगर किसानों का आंदोलन शुरू होते समय ही किसान की समस्याओं का आकलन करती सरकार और किसान की समस्याओं पर विचार करती, एक कल्याणकारी राज्य के हिसाब से, एक कल्याणकारी सरकार के हिसाब से अगर किसानों के हित में उस समय कानून वापस ले लिए गए होते तो 750 मौतें नहीं होती। और आज भी कितने किसान जेलों में बंद हैं और बड़ी बड़ी धाराओं में मौत तक की, हत्या तक की के आरोप उन पर लगाए गए हैं और उनके मुकदमे चल रहे हैं। और इन मुकदमों को वापस लेने की, किसानों को रिहा करने की मांग की गई थी। उन मांगों पर और किसानों की अन्य 6 मांगों पर सरकार ने किसी भी रूप में विचार नहीं किया। इसी तरह से पुलिसिया अत्याचार से पुलिस हिरासत में आए दिन मौतें होती रहती हैं और एनआरसी सीएए की वजह से बहुत सी मौतें हुई थी, खास करके असम में डिटेंशन कैंप में, जिसमें शरणार्थी के रूप में लोगों को रखा गया था जो अपना पहचान पत्र नहीं दिखा पाए थे, अपने को भारत का नागरिक नहीं साबित कर पाए थे। उनकी मौतें डिटेंशन कैंप में हुई है और भारी मात्रा में हुई है, लेकिन इस खबर को मीडिया ने कभी नहीं उठाया है। इसी तरह से निरपराध लोगों को भी पुलिसिया अत्याचार के द्वारा मारा जाता है। पुलिस